Hello students, today I am going to discuss with you the very first chapter of unit accounting for partnership firm, and that is the fundamentals. See, fundamentals means कि जो भी हम पार्टनरशिप फर्म्स के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो उसके बेसिक रूल्स क्या फॉलो करने होते हैं. आफ्टर ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड how we do the accounting procedure in case of partnership firm. See, in class 11th we learned to do the accounting for sole proprietorship firm, in which there is usually there is only a single owner, but now we are going to learn the case of partnership firm where there are multiple partners in a firm. So first of all, we need to learn the meaning of partnership. See, partnership. A partnership firm is an association of two or more persons to carry on a legal business and share its profits or losses. The person who join hands together to do a business are individually known as partners and collectively a firm. तो यहाँ पे मीनिंग बहुत ही क्लियर है कि जब भी टू और मोर देन टू पर्सन आपस में एक कॉमन बिजनेस रन करने के लिए आप एग्रीमेंट करते हैं, एग्री करते हैं, और वो बिजनेस लीगल होना चाहिए, और साथ में उनका जो मोटिव है वो ये है कि जो भी प्रॉफिट्स उस बिजनेस से अर्न होंगे या जो भी लॉसेस उस बिजनेस से में इनकर होंगे, कहीं ना कहीं वो आपस में एक कॉमन एक रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो और इसी तरीके से जो भी पर्सन आपस में जिन्होंने ज्वाइन किया है, एक कॉमन बिजनेस को रन करने के लिए एग्रीमेंट किया है, उन सबको अगर इंडिविजुअली बोला जाए तो उनको पार्टनर्स कहा जाता है, और अगर तीनों पार्टनर्स को कलेक्टिवली नेम दिया जाए तो उनको कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म का नेम दिया जाता है. ओके, तो इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि व्हेनेवर टू और मोर पर्सन join to carry on a common business in order to share profits or losses, and the business should be a legal one. Now the next कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि एक ऐसा एक्ट है जो पार्टनरशिप फर्म्स को मैनेज करती है, जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म्स में जो भी वर्क होना है उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए वो सब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है. तो अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखें तो वो कहीं ना कहीं कहती है द टर्म पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. कि कहीं ना कहीं जो भी टर्म अगर पार्टनरशिप है उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें टू और मोर देन टू पर्सन्स एग्री करते हैं एक कॉमन बिजनेस रन करने के लिए, और साथ में उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको एक शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपस में. और इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मली या तो सारे पार्टनर्स मिलके उस बिजनेस को रन करेंगे या कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे उस पर्टिकुलर बिजनेस को रन करेगा. ओके, नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. सी कि एक पार्टनरशिप अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर क्या क्या ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एटलीस्ट टू पर्सन. सी, हमने देखा है कि अगर सिर्फ एक पर्सन अपना बिजनेस रन कर रहा है देन वी से दैट बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. तो अगर पार्टनरशिप फर्म बिजनेस रन करना है तो उसके लिए मिनिमम टू पर्सन्स होने चाहिए, और वो जो भी पर्सन है, मिनिमम टू और मोर देन टू जो भी पर्सन हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए. कॉम्पिटेंट मतलब कि कहीं ना कहीं वो मेंटली इतने एबल होने चाहिए कि वो बिजनेस को प्रॉपर तरीके से या इस पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकें. कि जैसे अगर मान लो एक पर्सन ने किसी एक इनसेन पर्सन के साथ, अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के साथ पार्टनरशिप रन करने की सोची, तो इट मीन्स वो जो दूसरा पर्सन है वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस को पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोला जाएगा. तो पार्टनरशिप बिजनेस में एक मिनिमम टू पर्सन तो होने ही चाहिए, एंड जो भी पर्सन है वो सब कॉम्पिटेंट होने चाहिए उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए. सेकेंड पॉइंट, एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मीन्स कुछ आपस में कॉमन डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस. कि जब भी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी पार्टनर्स हैं उनके आपस में
कुछ कॉमन डिसाइडेड टर्म्स और कंडीशंस होनी चाहिए जो उन सब ने जिसके लिए परमिशन दी हो, या सब जो आपस में मिलके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना कंसेंसस क्रिएट किया हो. देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप. दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न. कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए और वो एग्रीमेंट या तो ओरल हो या रिटर्न हो, दोनों ही वर्क करता है इस केस में. थर्ड, लीगल बिजनेस. देखिए हम जानते हैं कि बिजनेस पार्टनरशिप फर्म अगर ओपन करना है तो वो बिजनेस एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लीगल होना चाहिए. अगर एक इलीगल बिजनेस ओपन करने की कोई सोच रहा है तो इलीगल ओपन करना तो अलाउड ही नहीं है एज पर गवर्नमेंट. तो एक पार्टनरशिप बिजनेस वही बिजनेस कहलाएगा जिसके अंदर लीगल वर्क किया जा रहा है. तो an agreement should be for the purpose of carrying on the business or profession, and this profession should be a legal one. Okay, now the next, fourth, प्रॉफिट शेयरिंग. देखिए हमने ये देखा था कि पार्टनरशिप के अंदर हम जब भी एंटर करते हैं तो उसके अंदर जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट अर्न होगा हम उसको शेयर करेंगे. मींस पार्टनरशिप का जो सबसे मेन बेस है वो यही है, प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव. ओके, तो यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं वो आपस में एक पर्टिकुलर रेशियो में, एक प्री डिसाइडेड रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे. और इन केस अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो वो लॉस भी शेयर करेंगे. कोई कल को पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि मैं किसी तरीके का प्रॉफिट या लॉस शेयर नहीं करूंगा. ओके, तो पार्टनरशिप केस में ये बहुत ज़रूरी है कि वो आपस में उनका जो मोटिव है वो ये है कि जो भी कॉमन बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम शेयर करेंगे. देन फिफ्थ पॉइंट इज mutual agency. See, there should be a mutual agency relationship among the partners. Mutual agency means कि हर एक पार्टनर कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है. मींस एक पार्टनर में बिजनेस के अंदर एक ओनर भी है और साथ में साथ कहीं ना कहीं वो दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी है. लाइक इन केस अगर 3 पार्टनर्स हैं और 3 पार्टनर्स में से 2 पार्टनर्स किसी वजह से बिजनेस को रन नहीं कर पा रहे कुछ दिनों के लिए, तो जो थर्ड पार्टनर है वो उन दोनों के बिहाफ पे बिजनेस को रन करेगा. और थर्ड पार्टनर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं कहीं ना कहीं उस एक्टिविटीज़ के लिए जो बाकी 2 पार्टनर्स हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल होंगे. तो यहाँ पे एक लाइन है, ईच पार्टनर इज एन in the sense that he can bind the other partners by his acts done. तो कहीं ना कहीं जो हर एक पार्टनर है वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल पार्टनर भी है, ओनर भी है और कहीं ना कहीं वो अदर पार्टनर्स का एजेंट भी है. कि जो भी वर्क करता है बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ 6 पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स. सी, द मिनिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर इन अ फर्म इज 2. कि जो मिनिमम होने चाहिए वो तो 2 होने चाहिए. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग फर्म शुड बी 10. कि अगर जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो एक बैंकिंग फर्म है तो उसमें जो मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे वो 10 होंगे. एंड इन द अदर फर्म इट शुड बी 20. ओके, एंड एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट द मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ कंपनी कैन बी 50. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड. सी, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक ऐसा कॉमन एग्रीमेंट जो सभी पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है और सभी उस कॉमन एग्रीमेंट के लिए एग्री हुए हैं. ओके, तो इस एग्रीमेंट के अंदर सारी मेन इंफॉर्मेशंस नोट डाउन की जाती है फर्म से या पार्टनरशिप से रिलेटेड. तो इसका अगर हम मीनिंग देखें, एज स्टेटेड अबव, अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट. दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न. कि ये जो डीड है ये ओरल भी बनाई जा सकती है और इन रिटर्न फॉर्म भी बनाई जा सकती है. दो द लॉ डज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट इन द राइटिंग, बट द एब्सेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट मे बी द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. सी, ये कहते हैं कि नॉर्मली ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ओरली नहीं बनाया जा सकता, बट अगर हम ओरली बनाते हैं तो इस पर्टिकुलर केस में कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि हमारे पास उस केस में कोई प्रूफ नहीं होगा. दूसरा, पार्टनरशिप डीड मीन्स जो भी पार्टनर्स ने आपस में केसेस टर्म्स डिसाइड किए हैं, जैसे कि हर एक पार्टनर कितना कैपिटल फर्म के अंदर देगा, कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा पार्टनर्स के बीच में, या फर्म के अंदर जो अलग अलग बेनिफिट्स हैं पार्टनर्स को, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरीके से या प्रॉफिट को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स. नाउ
कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखिए अभी हमने पार्टनरशिप डीड का मीनिंग पढ़ा था। अब नॉर्मली पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मेंशन की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द फर्म, कि हम जो भी पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं उसका नेम क्या है। नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके प्रॉपर नेम और उनके जो प्रॉपर एड्रेस डिटेल्स हैं वो भी मेंशन की जाएंगी। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरीके का बिजनेस हम करने जा रहे हैं और कौन सी प्लेस पे ये बिजनेस करेंगे, मतलब बिजनेस का जो ऑफिस है वो कहाँ पे होगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉर्मली हम पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक हमारी एज पर कहीं ना कहीं हमारे कंसेंसस पे डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है। और अगर हम चाहें तो पार्टनरशिप फॉर अनलिमिटेड टाइम भी कर सकते हैं, जिसमें हम जब चाहें अपना पार्टनरशिप बंद करें और जब तक चाहें अपनी पार्टनरशिप फर्म को रन करें। और पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड भी किया जा सकता है, कि एक पर्टिकुलर पीरियड जैसे 4 ईयर 5 ईयर्स के लिए पार्टनरशिप फर्म होगी, वर्क करेगी और उसके बाद सब पार्टनर्स अलग हो जाएंगे। फिफ्थ, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब कि पार्टनरशिप फर्म कब से स्टार्ट करेगी वर्क करना। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है या करेगा इस पार्टनरशिप फर्म की तरफ। जैसे एक पार्टनर ने 5 लाख इन्वेस्ट किए, सेकंड पार्टनर ने 10 लाख इन्वेस्ट किए, थर्ड पार्टनर ने 15 लाख इन्वेस्ट किए फर्म में। ओके, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल प्रोप्राइटर होता था वो एक कैपिटल कंट्रीब्यूट करता था अपनी फर्म बिजनेस के लिए, तो वैसे यहाँ पे हर एक पार्टनर ने उस पर्टिकुलर बिजनेस में कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। 7th पॉइंट, रेशो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड, कि पार्टनर्स जो हैं वो आगे जो भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉसेस होंगे उसको किस रेशो में आपस में डिवाइड करेंगे। नाउ 8th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड ड्राइंग। सी, जो पार्टनर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं फर्म में उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट किस रेट से प्रोवाइड किया जाएगा। और ड्राइंग्स, इन केस अगर कोई पार्टनर टेम्पररी ड्राइंग करता है फर्म में तो उस टेम्पररी ड्राइंग के ऊपर उनसे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 9th पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। इन केस अगर कभी किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के साथ अगर अलग से कोई लोन दिया है तो उस लोन के ऊपर पार्टनर को फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी, ये भी मेंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। देन 10th, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इफ एनी पेबल टू अ पार्टनर। इन केस अगर किसी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, कमीशन पे किया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर केस में ये भी मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। 11th, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सी, इन केस अगर फर्म में किसी तरीके का कोई चेंज होता है, लाइक पार्टनर्स का जो पुराना रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, अगर उसमें किसी तरीके का कोई चेंज आता है तो उस टाइम पे जो गुडविल है उसकी कैलकुलेशन किस टाइप से की जाएगी। देन 12th, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि इन केस अगर कभी किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उस पार्टनर के अकाउंट को किस तरीके से सेटल किया जाएगा। 13 पॉइंट, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि अगर कल को हम अपनी पूरी फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, नाउ पार्टनर्स चाहते हैं कि इस फर्म को अब फिनिश किया जाए और अब हम इसको डिसॉल्व करके सब अपना अपना जो भी अकाउंट है उसे सेटल कर लें, तो उस केस में ये भी मेंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड में कि उस पर्टिकुलर डिसॉल्यूशन के केस में फर्म को किस तरीके से डिसॉल्व किया जाएगा और किस तरीके से सभी पार्टनर्स के अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा। नाउ इफ इन केस, अभी हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप डीड क्रिएट नहीं करते। तो इन केस अगर किसी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप डीड क्रिएट नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में कौन कौन से रूल्स फर्म को फॉलो करने होंगे। तो वेरी फर्स्ट इज द पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द इक्वल रेशो। सी, उस पर्टिकुलर केस में चाहे किसी भी पार्टनर ने कितना भी वर्क किया हो, उसने कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की हो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो इट मीन्स जो भी प्रॉफिट और लॉसेस होंगे वो पार्टनर्स में आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम टू द पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को
तो उस पर्टिकुलर केस में जो इंटरेस्ट होगा वो फर्म 6% पर एनम के रेट से उस पार्टनर को के लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी। देन थर्ड, नो इंटरेस्ट इज अलाउड टू पार्टनर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। अगर मान लो किसी पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है और पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, देन उस पर्टिकुलर केस में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, नो पार्टनर इज टू गेट एनी रेम्यूनरेशन सच एज सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस। कि किसी भी पार्टनर को किसी तरह की कोई सैलरी, कोई कमीशन या अदर कोई भी रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, डजंट मैटर हाउ मच वर्क ही इज डूइंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स। कि इस केस में किसी पार्टनर ने अगर टेम्पररी ड्राइंग्स की हैं तो उस टेम्पररी ड्राइंग्स के लिए किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा, फर्म किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। ओके, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें बेसिकली कुछ रूल्स को फॉलो करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% प्रोवाइड किया जाएगा, इसके अलावा किसी तरीके का कोई भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगी फर्म, और किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट जैसे ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी फर्म चार्ज नहीं करेगी। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते थे तो 11th में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता था। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जिसके अंदर बिजनेस के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको कंसीडर किया जाता था और वहां से नेट प्रॉफिट आता था। देन क्योंकि वहां पे एक सिंगल ओनर होता था तो वो पूरा नेट प्रॉफिट हम लोग सिंगल ओनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे। अब 12th में पार्टनरशिप के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा कि नेट प्रॉफिट तक जो सिनेरियो है वो तो वही फॉलो होगा, बट क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर या उन्होंने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह प्रोवाइड करना होगा, तो इसके लिए अब हम एक न्यू अकाउंट और प्रिपेयर करेंगे जो कि नेट प्रॉफिट निकालने के बाद बनाना होगा और ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है कि एक बार नेट प्रॉफिट निकल जाने के बाद जो पार्टनर्स को नेट प्रॉफिट का हिस्सा प्रोवाइड किया गया वो किस किस तरीके से प्रोवाइड किया गया, मतलब नेट प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया पार्टनर्स के बीच में। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है इसको बोला जाता है कि दिस इज एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था वो एक नॉमिनल अकाउंट था जिसके अंदर हम लोग प्रॉफिट को लेस करते थे आफ्टर चार्जिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे P&L अकाउंट का अगर हम मीनिंग देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट that is prepared to distribute the net profit among the partners. All adjustments relating to partners like interest on capital, interest on drawings, commission to partners etc. are made in this account. See कि net profit मिलने तक जो भी expenses हैं जो कहीं ना कहीं business से outside expenses हैं या third party expenses हैं वो P&L अकाउंट के अंदर शो करते हैं, बट एक बार नेट प्रॉफिट आने के बाद, मतलब नेट प्रॉफिट मींस कि अब इसके ऊपर किसी थर्ड पार्टी का कोई क्लेम नहीं रह गया, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर हमारा मोटिव होगा कि प्रॉफिट को किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है क्योंकि यहीं पे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आफ्टर ऑल इसको बनाने का पर्पस क्या है। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न इज टू कैलकुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट द डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस। कि हमें यह कैलकुलेट करना होगा कि आफ्टर ऑल नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद, सैलरी प्रोवाइड करने के बाद, कमीशन, पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करने के बाद
जो बाद में जो कुछ प्रॉफिट बच गया वो कितना बच गया और वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में फाइनली। ओके, सो द इनकम टैक्स एक्ट एंड द ऑडिट रूल्स डज नॉट परमिट द पार्टनरशिप फर्म टू कंसीडर अमाउंट एज बिजनेस एक्सपेंडिचर वेयर इज पेबल टू द पार्टनर्स। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट है या जो ऑडिटिंग रूल्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म को ये अलाउ नहीं करती कि हम जो बिजनेस के अंदर अगर हम जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको, मतलब जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, हमने कमीशन प्रोवाइड किया, तो इसको एक तरह से एक्सपेंडिचर मान के कंसीडर किया जाए एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द टैक्स ऑफ द फर्म। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो एक फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम देखते हैं यहाँ पे कि जस्ट लाइक पीएनएल अकाउंट, यहाँ पे भी फॉर्मेट वही होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम होगा एक साइड। सबसे पहले हमारे पीएनएल अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट हमने गेन अचीव किया होगा या अर्न किया होगा, हम सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर उस नेट प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो उसके लिए जो एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट to profit and loss appropriation account. So here we can see that on the credit side we have mentioned by profit balance means कि कहीं ना कहीं हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट था वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर कैरी फॉरवर्ड किया ऑन द क्रेडिट साइड। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड हुआ। आफ्टर कैरी फॉरवर्डिंग द नेट प्रॉफिट वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। कि मान लो अगर हमने अपने पार्टनरशिप डीड में या हमने एक रूल बना रखा है कि हमारे जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज हम लोग रिजर्व्स में ट्रांसफर करेंगे, तो वो भी इसी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो टू ट्रांसफर टू रिजर्व, तो वो भी यहाँ पे शो होगा। इसके बाद अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी कैपिटल पे, तो वो भी यहाँ पे शो होगा ऑन द डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर जो नेट प्रॉफिट है उसको कम करेगा। ओके, क्योंकि वो जो नेट प्रॉफिट है उसका कुछ पार्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शेप में पार्टनर्स के पास जा रहा है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। देन अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है तो टू पार्टनर सैलरी। ओके, फिर देन टू बोनस कमीशन टू पार्टनर। अगर हम किसी पार्टनर को कुछ कमीशन और टू पार्टनर वो कमीशन या बोनस दे रहे हैं तो वो भी डेबिट साइड में आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम किसी पार्टनर ने कोई टेम्परेरी ड्राइंग की है और उस टेम्परेरी ड्राइंग के ऊपर हम लोगों ने उससे इंटरेस्ट चार्ज किया है, मींस फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया उस पार्टनर से, तो ये इंटरेस्ट जो है ये कहीं ना कहीं फर्म के लिए एक इनकम बन के आती है, तो ये भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर शो होगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द क्रेडिट साइड। सिमिलरली अगर किसी भी पार्टनर से कोई फाइन या किसी भी तरीके की फीस चार्ज की है फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्यूटी, तो ये फाइन भी फर्म के लिए एक इनकम होगी, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। तो बाय फाइन फीस फ्रॉम पार्टनर और क्रेडिट साइड में अमाउंट कॉलम में उसका अमाउंट शो कर दिया जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है उस टोटल में से डेबिट साइड में जो भी अमाउंट्स अभी तक प्रोवाइड किए गए हैं उसको माइनस करेंगे और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। और उस डिविजिबल प्रॉफिट को डेबिट साइड में पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और उसको उनके कैपिटल अकाउंट की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो मेन नटशेल में मीनिंग है वो ये है कि इसके अंदर नेट प्रॉफिट में जिस तरीके से भी पार्टनर्स को कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सी, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप के केस में हम लोग किस तरीके से जर्नल एंट्रीज करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। तो सबसे पहले कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कैश, कि अगर पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो उसकी जो एंट्री होगी वो होगी कैश डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मींस कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, देन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, कि मान लो हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट है हमने वो पार्टनर्स में डिवाइड किया,
तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एक सिनेरियो होता है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, जो हम आगे सीखेंगे कि अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस हम फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग उस पर्टिकुलर केस में जो प्रॉफिट है वो पार्टनर के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग उस पर्टिकुलर केस में देन जो पार्टनर का प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स। सिमिलरली शेयर ऑफ लॉसेस कि मीन्स अगर मान लो शेयर अगर लॉस हुआ है तो एक रूल याद रखना कि अगर फर्म में नेट प्रॉफिट के बजाय नेट लॉस हुआ है तो फिर उसके बाद उस फर्म के अंदर पार्टनर्स को ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही किसी तरीके का कोई सैलरी और किसी तरह की कोई कमीशन दी जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट जो पूरा का पूरा लॉस है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू उनकी कैपिटल अकाउंट में और उनकी करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा एज पर सिचुएशन कि वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन वाइल प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी, तो जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से अगर फ्लक्चुएटिंग का केस है तो कैपिटल अकाउंट और अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस है तो करंट अकाउंट। देन पार्टनर सैलरीज कि अगर पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड की जाती है तो सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आइटम्स और उनकी क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज, जो दूसरी आइटम्स हैं उनकी एंट्रीज क्या क्या होंगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और उसको फर्म लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है तो उस केस में जो एंट्री होगी वो होगी सी। बच्चे यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है इसके अंदर, इसमें जो एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो हम यहाँ पे इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो अकाउंटिंग एंट्री है ये थोड़ी सी गलत मेंशन हो गई है, बट आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जो ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म के लिए एक चार्ज है कि डजंट मैटर वेदर फर्म इज गेटिंग प्रॉफिट और लॉसेस, फर्म हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो यहाँ पे ये एंट्री एक गलत मेंशन हो गई है, हमें इसको करेक्ट करना है। जो सही एंट्री होगी इट इज जस्ट अ ह्यूमन एरर। अगर सही एंट्री जो हम करेंगे वो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, तो हमें आप लोगों को ये गलती रिपीट नहीं करनी है। यहाँ पे जो हमें एंट्री करनी होगी वो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट कि हमने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया और पार्टनर के लोन में उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया। ओके, देन पार्टनर्स ड्राइंग कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो जनरली जो हम ड्राइंग्स का वर्ड यूज करते हैं तो वो हम टेम्पररी ड्राइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो टेम्पररी ड्राइंग के केस में क्या होता है, हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस है तो हम लोग फिर करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस है तो हम लोग फिर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और साथ में पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट, पार्टनर्स ड्राइंग्स। ओके, इंडिविजुअल पार्टनर्स ड्राइंग्स। ओके, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग्स। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हम पार्टनर की ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उस केस में जो एंट्री आएगी वो आएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी केस होगा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का, टू पी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस का जो एप्रोप्रिएशन है हम उसमें इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे, जैसा कि अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त सीखा भी था। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स कि
पार्टनरशिप के अंदर हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। सी, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप का केस करते थे तो उसमें हमें सिंगल ओनर की कैपिटल मेंटेन करनी होती थी। तो वहां पे हम सिंपली करते थे ओपनिंग कैपिटल अकाउंट प्लस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर माइनस ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर प्लस प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वही प्रोसीजर फॉलो होगा, बट क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो उन मल्टीपल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो देखो अभी जो मैं बार बार पहले रिपीट कर रहा था वही चीज़ यहाँ पे आई है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब कि पार्टनर्स ने जो भी एक अल्टीमेट कैपिटल अकाउंट इन्वेस्ट किया है वो, और इसके अलावा जो हर एक ईयर ऐसा अमाउंट है जो कहीं ना कहीं वेरिएट करता रहता है, जैसे प्रॉफिट या सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो हर साल वेरिएट करता रहता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अगर हम इन सबका एक कॉमन अकाउंट बनाते हैं तो उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है। एंड देन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड का मतलब कि हम चाहते हैं कि जो हमारा एक अल्टीमेट अमाउंट था, जो इन्वेस्टेड अमाउंट था बिजनेस में, वो एक अलग तरीके से मेंटेन हो, और इसके अलावा जो हर साल का एक वेरिएशन वाला अमाउंट है, जैसे प्रॉफिट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, वो जो हर साल चेंज होते रहते हैं, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड एक अलग अकाउंट मेंटेन हो। ओके, नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कि इन केस वी आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, देन under fluctuating capital method only one account capital account for each partner is maintained and all the transaction relating to a partner are recorded in his capital account। means कि अगर हम एक fluctuating capital account बनाते हैं, अगर हम ये मेथड फॉलो करते हैं, तो इस केस में सिर्फ एक कॉमन कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है पार्टनर्स के लिए, और उसी के अंदर उसने जो भी अल्टीमेट कैपिटल इन्वेस्ट किया था और जो भी ईयरली वाइज वेरिएटिंग अमाउंट है, जो अलग अलग साल ईयर्स में वेरिएट हो रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉसेस, ये सब भी कहीं ना कहीं इसी कॉमन कैपिटल अकाउंट के अंदर शो किया जाता है। एज अ रिजल्ट द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, और इस वजह से हम देखते हैं कि जो कैपिटल बैलेंस होता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, वो कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, तो बच्चे देखो यहाँ पे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। हम लोग सीधे से जो बनाएंगे वो बनाएंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका अलग अलग अमाउंट का कॉलम प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने एक सिंपल आप लोगों को बस ये बता दिया है कि बेसिक फॉर्मेट क्या होगा। तो बेसिक फॉर्मेट में अगर हम देखिए, दो साइड हैं, एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। सो सबसे पहले आई एम डिस्क्राइबिंग द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स कि अगर लास्ट ईयर का कुछ कैपिटल का बैलेंस था जो लास्ट ईयर के एंड में आया था, हम सबसे पहले इस ईयर में उसको लेके आएंगे कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त। देन बाय कैश बैंक, अगर इस साल में हमने कुछ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किए तो वो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे शो हो जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिला है तो वो भी क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये इसकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, एंड वी नो दैट जो कैपिटल होती है वो फर्म के ऊपर लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड से इंक्रीज होती है। देन बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर उसमें हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, देन बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, कि अगर कोई डेबिट बैलेंस है, मतलब कुछ नेगेटिव बैलेंस फर्म में पड़ा हुआ है पार्टनर का, तो लास्ट में सारी कैलकुलेशन करने के बाद, नाउ डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मींस अगर लास्ट ईयर में पार्टनर का कुछ नेगेटिव बैलेंस था कैपिटल का, तो वो हम फिर डेबिट साइड में शो करेंगे इंस्टेड ऑफ शोइंग इट टू ऑन द क्रेडिट साइड। देन टू कैश बैंक, अगर ये परमानेंट ड्रॉइंग्स की हैं, मान लो कोई पार्टनर परमानेंट ड्रॉइंग्स कर रहा है फर्म में, तो ये टू कैश बैंक करके डेबिट साइड में आ जाएगा। देन टू ड्रॉइंग्स, अगर कोई पार्टनर टेम्पररी ड्रॉइंग्स कर रहा है तो यहाँ पे टू ड्रॉइंग्स आ जाएगा। देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर किसी पार्टनर की टेम्पररी ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज की जा रही है तो हम यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शो करेंगे। देन टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट कि अगर P&L अप्रोप्रिएशन में लॉस था तो हम फिर लॉस को डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। एंड टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड मींस
कि अगर मान लो किसी पार्टनर का आफ्टर पोस्टिंग ऑल द एंट्रीज एंड आफ्टर डूइंग ऑल द बैलेंसिंग वर्क, अगर पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दिस ईयर्स कैपिटल अकाउंट, तो वो यहाँ डेबिट साइड में शो हो जाएगा उसका पॉजिटिव बैलेंस। ओके, नाउ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की अगर फर्म इज फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में देखिए हमने कहा था कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कहीं ना कहीं फर्म को दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। एक कैपिटल अकाउंट जो कि ईयर वाइज फिक्स रहेगी, मींस उसमें इतनी वेरिएशंस नहीं आएंगी, और एक करंट अकाउंट ऑफ फॉर ईच पार्टनर। करंट अकाउंट मींस जो भी हर साल जो वेरिएशन वाली फिगर्स होती हैं, जैसे पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट अमाउंट, ये कहीं ना कहीं वेरिएट करती रहती हैं। तो इन सब जो आइटम्स हैं इन सबको हम फिर करंट अकाउंट में दिखाएंगे इंस्टेड ऑफ शोइंग देम इनटू द कैपिटल अकाउंट। द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल, कि हम कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेन कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस करने की एंट्री शो करते हैं, और अगर कोई परमानेंट ड्राइंग हुई है तो वो परमानेंट ड्राइंग शो करते हैं कैपिटल अकाउंट में। अदर देन दिस बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं, जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टेम्पररी ड्राइंग्स, ये सब करंट अकाउंट के अंदर शो की जाती हैं। नाउ फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो उसमें हमें दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो अगर करंट अकाउंट का फॉर्मेट देखें तो वो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, मींस लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस था वो हम इस साल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में फॉरवर्ड करेंगे, लेके आएंगे। देन बाय कैश बैंक एडिशनल कैपिटल, इन केस अगर हमने कुछ एडिशनल कैपिटल इन्वॉल्व की है फर्म के अंदर, तो देखिए ये एडिशनल कैपिटल ऐसा नहीं होता कि हम एवरी ईयर कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, ये मल्टीपल ईयर्स में कभी कभार बीच में किया जाता है, तो इसकी वजह से हमारी जो मेन कैपिटल है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, तो इसलिए हम इसको भी यहाँ पे शो करते हैं। तो बाय कैश बैंक एडिशनल कैपिटल अगर किसी पार्टनर ने दी है तो वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। और देन ऑन डेबिट साइड टू कैश बैंक, अगर पार्टनर ने परमानेंट विड्रॉइंग्स की हैं, मींस किसी पार्टनर ने कोई अमाउंट अपना परमानेंटली विड्रॉ कर लिया फर्म से, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट। ओके, इन केस अगर पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो पॉजिटिव है तो उसको हम डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के नाम से शो करेंगे, और इन केस अगर वो नेगेटिव बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के नाम से आ जाएगा। ओके, इसके अलावा इस अकाउंट के अंदर और किसी तरीके की इंफॉर्मेशन शो नहीं की जाएगी। देन पार्टनर्स करंट अकाउंट, कि अगर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, तो इसमें बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि कैपिटल अकाउंट के अलावा बाकी जितने भी आइटम्स रह गए वो सब कहीं ना कहीं करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर या पोस्ट किए जाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कि अगर लास्ट ईयर का कुछ करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस था तो वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो करेंगे। देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बैलेंस। ओके, तो ये सब क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और इन केस अगर लास्ट ईयर का कोई डेबिट बैलेंस था करंट अकाउंट का तो वो डेबिट साइड में उसको ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त। फिर अगर कोई टेम्पररी ड्राइंग्स हैं तो वो भी डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई लॉस वाला पार्ट जो है वो भी डेबिट साइड में। और इसके बाद अगर पॉजिटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का तो वो डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के नाम से, और इन केस अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के नेम से। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल कि पार्टनरशिप के अंदर दो मेथड फॉलो किए जाते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इफ अ फर्म इज फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग मेथड देन it will have to prepare only one account and that is capital account. Okay, but if the firm is following fixed capital method then in that particular case firm will have to prepare two accounts, capital account and current account. Okay, now distinction between fixed capital method and fluctuating capital method की देखिए मेन डिस्टिंक्शन कितना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बेसिस हैं, कुछ हमने कॉमन बेसिस सेलेक्ट किए हैं। देन
फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड देन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और हम इन दोनों को अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले चेंज इन कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर जो हमारी मेन कैपिटल होती है वो कहीं ना कहीं अनचेंज रहती है, फिक्स रहती है, एक्सेप्ट सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस लाइक अगर 4-5 ईयर्स के बाद किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करी या उसने परमानेंटली विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में कैपिटल में कुछ चेंजेस आते हैं, अदरवाइज ये फिक्स रहती है। सिमिलरली अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देखा जाए तो इट मींस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है उसमें चेंजेस आते रहते हैं पीरियड टू पीरियड। देन नंबर ऑफ अकाउंट, सेकंड पॉइंट नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग जो नंबर ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक कैपिटल अकाउंट एंड एक सेकंड करंट अकाउंट। सिमिलरली अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देखा जाए तो वी नीड टू प्रिपेयर ओनली 1 सिंगल अकाउंट एंड दैट इज कैपिटल अकाउंट। देन एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स एक्सेट्रा। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो ड्राइंग, सैलरी और कमीशन की एडजस्टमेंट्स की जाती है वो कहीं ना कहीं करंट अकाउंट में की जाती है। बच्चे यहाँ पे देखना थोड़ा सा फिर से मिसप्लेस हो गया है, ह्यूमन एरर वंस अगेन, कि फिक्स्ड कैपिटल के अंदर हम लोग जो एडजस्टमेंट्स करते हैं ड्राइंग्स और सैलरी से रिलेटेड वो करंट अकाउंट में करते हैं, बट यहाँ पे गलती से कैपिटल अकाउंट मेंशन हो गया है, तो प्लीज करेक्ट दिस। यहाँ पे हम लोग इसको करंट अकाउंट में करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल के अंदर कभी भी कैपिटल में नहीं किया जाता, हमेशा इसको करंट अकाउंट में किया जाता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हमेशा जो ड्राइंग्स और सैलरी और कमीशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं वो कैपिटल अकाउंट में की जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो प्लीज करेक्ट दिस। आई एम टेलिंग वंस अगेन दैट यहाँ पे एक छोटा सा एरर हो गया है, ह्यूमन एरर है, सॉरी फॉर दैट। एडजस्टमेंट फिक्स्ड कैपिटल के केस में करंट अकाउंट में की जाती है, जबकि स्क्रीन पे आपके कैपिटल आ रहा होगा तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में कैपिटल अकाउंट में की जाती है, तो इसको भी आप लोग करेक्ट कर लेना। एंड वंस अगेन सॉरी फॉर दैट। नेगेटिव बैलेंस की नेगेटिव बैलेंस कब अराइज होता है? तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में नॉर्मली कभी भी कैपिटल बैलेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि फर्म में जब पैसा इन्वेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव था, और क्योंकि उसमें कभी चेंज नहीं आता तो इसलिए वो कभी नेगेटिव नहीं जाता। बट अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में देखें तो क्योंकि वो वेरिएट करता रहता है ईयर टू ईयर, तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो अकाउंट जो होता है वो नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है। ओके, तो these were the basic points of distinction between fixed capital method and fluctuating capital method. Now differentiate between capital and current account। की कैपिटल अकाउंट में और भी अगर हम पॉइंट्स देखें तो वो और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन पे और पॉइंट्स आए हैं। नीड कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की नीड क्या होती है और कैपिटल अकाउंट की नीड क्या होती है। जब हम फिक्स्ड कैपिटल के अंदर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और करंट अकाउंट बनाते हैं, कि कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कि कैपिटल अकाउंट कब कब बनाया जाता है? जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे होते हैं, मेथड फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे होते हैं तो हम उस केस में भी एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बट करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ कब बनाया जाता है? करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में बनाया जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं पिछले केस से थोड़े डिफरेंट वाले पॉइंट्स हैं। ये बिटवीन जो एक कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट है, इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ये कैपिटल और करंट अकाउंट के बीच के डिफरेंसेस हैं। तो हम इसको समझ लेंगे तो हम कहीं ना कहीं फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग को और बेटर वे में समझ सकते हैं। तो नीड हमने समझ लिया, करंट अकाउंट का नीड कब है? जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड बना रहे हैं। नेचर ऑफ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड रिमेन फिक्स्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। कि कहीं ना कहीं अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वो फिक्स रहता है, बट करंट अकाउंट जब हम फिक्स्ड कैपिटल के अंडर में बनाते हैं तो वो फ्लक्चुएट होता है ईयर टू ईयर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर इज टू बी रिकॉर्डेड। कि हम कैपिटल अकाउंट में आफ्टर ऑल क्या शो करते हैं? तो जो भी पार्टनर्स ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर शो करते हैं। और करंट अकाउंट में क्या शो करते हैं? तो ट्रांजैक्शन सच एज ड्राइंग, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर रिकॉर्डेड। कि फिक्स्ड कैपिटल के केस में जो इंटरेस्ट और ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो आइटम्स हैं ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस ऑफ अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट इन फिक्स्ड मेथड शो ओनली क्रेडिट बैलेंस, मींस पॉजिटिव बैलेंस, की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल के केस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस शो करती है, बट करंट अकाउंट जो है वो फिक्स्ड कैपिटल के केस में नेगेटिव बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस दोनों शो कर सकती है।